So let us begin our application of differential equation. चलिए आप लोग आपका रेगुलर बुक थियरी ओपन कर लीजिए ताकि आसानी से मैं आपको हाईलाइट कर सकूं। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखा लास्ट लेक्चर, उसका कुछ उपयोग एज एन एप्लीकेशन प्रैक्टिकली किया जाता है। फॉर एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, रिसर्च एक्सेट्रा। जो साइंटिफिक रिसर्च है बेसिकली, खास करके बायोटेक, मतलब कि बायोलॉजिकली जो रिसर्च करते हैं, दैट टाइप ऑफ, जैसे अभी मेडिसिन का कोई रिसर्च हुआ या वैक्सीन का रिसर्च हुआ, बायोलॉजिकली कुछ उसके अंदर इसके इम्पोर्टेंस से हम लोग ये टॉपिक को हेल्प में लेते हैं। नाउ बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन वाज combination of two things. One is formulation and one is solution. So in that formulation part, we saw that we have used derivative, and in the solution part, we saw that it is based on integration. So this is also application of differential equation. So you will have to use both of this, derivative as well as integration. This is one thing. Now there are many such areas where this application is used as in the field of science, etc. But right now we are also going to see some of the questions which are not on science based. Even few questions are that type, that is बैक्टीरिया बेस्ड एक्सेट्रा, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में एक्सेट्रा। खास करके इसको हम कंसिडर करते हैं एक शब्द से, डीके। डीके मतलब डिप्लीट होना, कम होना। जैसे मशीन का उपयोग करके ले रहे हैं तो मशीन का वैल्यू डिक्रीज होता है, या उससे उल्टा हम देखें तो कुछ चीज ऐसी है जो बढ़ती जाती है, जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ है। इन द सेम वे देयर कैन बी पॉसिबिलिटी अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ स्टेटमेंट हमको लागू करना पड़ता है, दैट इज अबाउट प्रपोर्शनल, प्रपोर्शनेट, जो हम लोग ऑलरेडी रेशियो वगैरह में प्रपोर्शन वर्ड बोलते हैं। तो जो चेंज होता है, ये चेंज जो होता है वो चेंज प्रोपोर्शनली उसके अंदर हमको दिखता है। इट मीन्स दैट द चेंज दैट इज dp by dt in the population, change in the population with respect to time, as time goes on further, we get to see the population is increasing. So population depends on the time. So dp by dt is going to be your parameter where द ओरिजिनल पॉपुलेशन जो भी होगा, उसमें जो भी चेंजेस होगा वो एक लेवल पे जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होगा उसमें होगा। कि भाई आज के तारीख में जो पॉपुलेशन है उसको आप फ्यूचर की डेट में देखोगे तो वो चेंज आज के पॉपुलेशन के अंदर आपको देखने मिलेगा कि भाई आज इतना था और फ्यूचर में इतना हो गया। सो चेंज इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल, and when that proportional sign, ये हमने proportional का sign किया, proportionate to that original population, this p is going to be your original population, p जो है वो अपना original population है।
अब उस प्रोपोर्शनेट का मतलब जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाना है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा, कभी आएगा जब भी उतने प्रोपोर्शन को आप उसका मल्टीपल में इफेक्ट दे दोगे, मतलब कि k एज अ कांस्टेंट इफ यू गिव द इफेक्ट एज अ मल्टीप्लीकेशन इट इज गोइंग टू बी इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शन का साइन चेंज हो जाएगा, वहां से हट जाएगा. So dp by dt, then the next step will be equal to k into p, where k is a constant. तो कितने प्रपोर्शन से वो चेंज हुआ है, वो k एज अ कांस्टेंट हमने मान के चला है. यहाँ पे लिखा है देखो, let k be the multiple, let k be the multiple, that is the common multiple we always used to say of the given ratio. That is the ratio, जो भी हमने आगे देखा है कि रेशियो में से हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी को अज्यूम करना होता है, तो हम उसका एक कॉमन मल्टीपल अज्यूम कर लेते हैं. सो ये हो गया कि एज अ प्रोपोर्शनेट में से जो उसका एक्चुअल क्वांटिटी है वो हम जनरेट, ये एक पहला काम आपको करना है, और वो क्वेश्चन में आपको दिखना है, पता चलना है. लेट मी take one example only of this exercise, and then we'll move to the new any fresh question. तो क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन कुछ दिया इस तरह से, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन increases at the rate proportional to the population at that time, at that time मतलब उस मोमेंट पे जो पॉपुलेशन हुआ रहा होगा उसके कंपैरिजन में उसका पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रहा है कुछ रेट से. तो जो पॉपुलेशन है उसको हम पी मान के चलते हैं, जो करंट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एट दैट टाइम मैंने बोला ये देखो, और टाइम के लिए हम टी अज्यूम कर लेते हैं, टाइम के लिए हम टी अज्यूम कर लेते हैं. नाउ इट इज सेड दैट इट इज प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल का साइन इस तरह से आ जाएगा. नाउ दिस इज अ चेंज, इंक्रीज मतलब क्या, चेंज, तो चेंज इन द पॉपुलेशन एट द रेट इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पॉपुलेशन. तो करंट पॉपुलेशन तो पी है और उससे प्रोपोर्शन है, क्या प्रोपोर्शन है, तो उसमें जो चेंज होने वाला है वो, एंड चेंज व्हाट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट बाय डीपी बाय डीटी. पॉपुलेशन में चेंज होना है विद रिस्पेक्ट टू टी, चेंज इन पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो dp by dt is the change you have to show in the population, so that is proportional to the current population, that is p. तो ये स्टेटमेंट समझ में आया. अब इसको इज इक्वल्स टू करेंगे तो के पी कर देंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो के क्या है, कांस्टेंट. तो ये dp by dt इज इक्वल टू के पी आ गया. यहाँ तक सबको समझ में आया. देखो ऐसा ही प्रोसेस अपने को मोर और लेस सभी क्वेश्चन के लिए कॉमनली करते रहना पड़ना है कि क्वेश्चन में इस तरह से ध्यान रखना है. तो नेक्स्ट जो करना है काम हम लोग को, क्योंकि पैरामीटर चेंज करके ले लो, पैरामीटर मतलब कि जो वेरिएबल है सेपरेट करके ले लो ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें. तो डीपी के साथ पी वाले टर्म्स और dt के साथ t वाले टर्म्स हमको शिफ्ट करने हैं, एंड सो एज हियर दिस इज dp जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है वो रख के kp को वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, या k को कांस्टेंट को इधर ही रखें, p को वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो 1/p dp इज इक्वल्स टू k dt. t वाला तो कोई टर्म है ही नहीं, तो t वाले टर्म का कोई टेंशन ही नहीं है. सो दिस इज व्हाट आवर स्टेप दिस वन. अब हम दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर लिए हुए हैं, उसके पैरामीटर को भी सेपरेट कर लिए हुए हैं, तो अब हमारे को उसका इंटीग्रेशन लेना है. इंटीग्रेटिंग, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग. तो 1/p का इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा log p, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, के तो कांस्टेंट बाहर जाएगा, और प्लस c लास्ट में, ये इंटीग्रेट हो गया. ये स्टेप को नंबर 1 करके छोड़ना है. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं. तो क्या ये तो हमने इतना कर लिया कॉमनली, जिसमें कि हमको उन्होंने बोला था इट इज प्रोपोर्शनल, एंड देयरफॉर हमने उसको इस तरह से इंटीग्रेट करके यहाँ तक सॉल्व किया. आगे क्या बोलते हैं, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 to 60,000,
तो पॉपुलेशन जो था वो 40,000 से 60,000 पे आया, कितने साल में? इन 40 ईयर्स। तो इसका एक हमको शेड्यूल मिल जाता है। तो 40,000 से 60,000 आया कितने साल में? तो 40 साल में। तो ये बात पक्की है कि शुरुआत में वो 40,000 था और अब वो 60,000 हो गया। तो 40,000 शुरुआत में था, मतलब तभी टाइम जीरो पकड़ने का, बिकॉज उन्होंने हमको इनिशियल पॉपुलेशन जो दिया है स्टार्टिंग का, एंड कभी भी स्टार्टिंग जीरो से होता है। ये मैंने आपको कभी भी लेक्चर के टाइम बताया था कि कभी भी आप देखो, आप रेसिंग लगाते हो या कोई कंपटीशन होती है शुरू, तो वहाँ टाइम जो शुरुआत होती है वो जीरो से होती है काउंटिंग। तो जीरो लेवल पे अपना ये आप मान के चलेंगे कि उस लेवल पे पॉपुलेशन उस टाइम पे 40,000 था। उस 40,000 पॉपुलेशन का 60,000 हो गया 40 ईयर्स के ड्यूरेशन में। तो उन्होंने बताया है इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000 इन 40 ईयर्स, 40 साल में वो 60,000 का पॉपुलेशन हो गया। तो इसका हमको पॉपुलेशन का हिसाब यहाँ दिया हुआ है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स। आपको अभी पूछा गया है कि आगे आने वाले 20 साल में, अनदर, ये ध्यान रखना, अनदर वाला शब्द आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। अब मैं टोटली आप देखना, मैंने 40,000 टू 60,000 पॉपुलेशन 40 साल के अंदर आया जो आगे मैंने लिखा है, मतलब अब मैं 40वें साल पे खड़ा हूँ। तो 40वें साल के बाद अनदर 20 ईयर, मतलब मैं 60वें साल पे आऊंगा। इक्वेशन 60th ईयर पे मैं पहुंचूंगा। तो 60th ईयर पे पहुंचूंगा मतलब तभी पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो अब जब मैंने इंटीग्रेशन करके ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 रखा हुआ है उसमें मैं पहला कॉम्बिनेशन रख दूंगा, या टाइम की वैल्यू जीरो रखूंगा और पॉपुलेशन पी के जगह पे 40,000 रखूंगा। ये आपका यहाँ पे फर्स्ट में रख देना है। तो देखो मैंने लिखा है टी इज इक्वल टू जीरो, पी इज इक्वल टू 40,000। इसमें आप रख दोगे तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, सी इज इक्वल टू लॉग 40,000। सॉल्व करने के बाद आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप ये सी की वैल्यू ओरिजिनल फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, दैट इज log p इज इक्वल्स टू के टी प्लस लॉग 40,000। ठीक है। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग वाले टर्म को साथ में लेके आएंगे, log p माइनस लॉग 40,000, दैट इज log p अपॉन 40,000 इज इक्वल्स टू के टी। और ये आप मान के चलना है इधर आपको सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि अब मेरे को उसमें से के की वैल्यू निकालनी है। तो अब मेरे को दूसरा कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है t इज इक्वल्स टू 40, मेरे टेबल में देखो यहाँ पे, टेबल का सहारा मेरे को आप करेंगे वो इजी पड़ेगा आपको भी। जब t इज इक्वल्स टू 40 है, p इज इक्वल्स टू 60,000 है, दैट वे यू सब्सटीट्यूट, देन इट इज log 60,000 अपॉन 40,000 इज इक्वल्स टू k इंटू 40। और इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस इज 3 log 3/2 इज इक्वल्स टू 40k। देखो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 40 इंटू log 3/2। ये k की वैल्यू जो मिली है उसमें आपको ये log m रेज टू n का रूल यूज करके लिया हुआ है, दैट इज log m रेज टू n, दैट इज n log m, ऐसा। तो n log m है, ये 1/40 ऊपर जाएगा इसके पावर में, दैट इज log 3/2 रेज टू 1/40। और ये आपका k का वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब ये k की वैल्यू को वापस आप सेकंड में रख दो, क्योंकि k की वैल्यू वहाँ अधूरी थी, तो k का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो वो सेकंड इक्वेशन अब आगे चल के क्या बन जाएगा, log 3 अपॉन 40,000 इज इक्वल्स टू log 3/2 रेज टू 1/40 t। t तो है ना मल्टीप्लीकेशन में, k की वैल्यू खाली हमने सब्स्टिट्यूट की है। अब आप t को यहाँ मल्टीप्लीकेशन में ले लीजिए log के पीछे, और इसको वापस से m log n के रूल से पावर में ले लीजिए, तो ये हो जाना है t ऊपर पावर में जाएगा तो t अपॉन 40 बराबर है t अपॉन 40। और अब दोनों साइड से लॉग लॉग क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। p अपॉन 40,000 इज इक्वल्स टू 3/2 होल रेज टू t/40। और इसमें अब आप लास्ट वाली वैल्यू, आप टेबल में आइए, लास्ट वाली वैल्यू जब t इज इक्वल्स टू 60 है तभी पॉपुलेशन कितना होगा ये आपको ढूंढना है। इस वजह से आपको पॉपुलेशन मिल जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू 60 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो आ गया t इज इक्वल टू 60 सब्सटीट्यूशन करने वाली बात, एंड दैट इज p अपॉन
40,000 is equals to 3 upon 2 होल रेज टू 60 अपॉन 40, 3 अपॉन 2 रेज टू 3/2 हो जाएगा, ये कैंसिल होके, और 3 अपॉन 2 रेज टू 3/2 को मैं लिख सकता हूँ रेज टू 3 होल रेज टू हाफ, हाफ है तो पावर में हाफ है तो स्क्वायर रूट में चला जाता है, और रेज टू 3 है मतलब है 3/2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, उसका स्क्वायर करके एक स्क्वायर रूट बाहर निकाल लेंगे हम, और एक 3/2 अंदर ही रहेगा। 40,000 राइट हैंड से ट्रांसफर करेंगे तो कैलकुलेट होके, अच्छा √3/2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नीचे दी हुई है, दैट यू कैन सब्सटीट्यूट। सो √3/2 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.2247, दैट यू कैन सब्सटीट्यूट, एंड उसका मल्टीप्लीकेशन आप 60,000 से आप कर लोगे तो आपको 73,482 जो आंसर मिलेगा, दैट इज द पॉपुलेशन आफ्टर another 20 years, that is at the 60th year, that population is going to be your 73,482। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मुझे लगा इसलिए मैंने रिपीट किया आपके सामने, जो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, करेक्ट है। नाउ लेट मी टेक वन क्वेश्चन दैट कैन बी कंसिडर्ड फ्रॉम योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आ जाइए। चलिए, और उसमें आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। आइए, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है देखो, द रीसेल वैल्यू थोड़े कॉमर्स के बैकग्राउंड पे है, आपको भी मजा आएगा। This is page number 173. Question number 10. The resale value of a machine decreases over (10 years) period at a rate that depends on the age of the machine full stop. When the machine is X year old, the rate at which the rate at which its value is changing
is rupees 2,200 into x minus 10 per year. Express the value of the machine as a function of its age and initial value. If the machine was originally worth rupees 1,20,000, how much will it be worth when it is 10 years old? तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन अपने को उसमें से मेन मेन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके लेनी है. एंड let us first understand the question, that the value of the resale value of the machine decreases. Resale in the sense you can understand कि आप अकाउंट्स वगैरह पढ़े हैं, आपने अपने डेप्रिसिएशन वगैरह के बारे में समझा है. तो व्हेन यू हैव यूज ऑफ अ मशीन, यू हैव टू अप्लाई द डेप्रिसिएशन. दैट डेप्रिसिएशन से उसका जो वैल्यू है वो डाउन जाता है, और वैल्यू डाउन होने के कारण उसका रीसेल वैल्यू भी डिक्लाइन होता है. सो रीसेल वैल्यू ऑफ अ मशीन डिक्रीजेस ओवर 10 years पीरियड at a rate that depends on the age of the machine. ठीक है, depends on the age of the machine. When the machine is x year old, when the machine is x year old, the rate at which its value is changing is rupees 2,200 into x minus 10. ये आपको दिया है changing, मतलब this is a change provided to you. That is, this change means what? It is given as a derivative, राइट. अंडरलाइन करके ले लीजिए. चेंजिंग रेट एट विच इट्स वैल्यू इज चेंजिंग. इसका वैल्यू जो चेंज हो रहा है, ये चेंज आपको दिया है रुपीज 2,200 इंटू एक्स माइनस 10 पर ईयर. हर साल उतना उसका उसमें चेंज आता है. एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द मशीन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एज एंड इनिशियल वैल्यू. इफ द मशीन इज ओरिजिनली वर्थ रुपीज 1,20,000, ओरिजिनली उसका वैल्यूएशन है 1,20,000. तो स्टार्टिंग में जब उसका स्टार्टिंग की बात करते हैं, तभी टाइम जो है उसका ड्यूरेशन है जो हम लोग जीरो लेते हैं, है ना. द टाइम वी आर टेकिंग एज अ जीरो. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, value we are going to express with respect to its time. When the time is goes on changing, its value is also changing. I mean to say, it is going to be decreasing because it is a machine. So how much, finally पूछा है, how much will it be worth when it is 10 years old? तो हमको बताना है कि 10 साल का मशीन जब हो जाएगा, 10 साल जुना, तब उसकी वैल्यूएशन क्या बनेगी. दैट यू टू से. चलिए पहले तो हम सॉल्यूशन के अंदर लेट हम लोग अज्यूम करते हैं v इज अ वैल्यू ऑफ मशीन. वैल्यू वैल्यू ऑफ मशीन, and we are going to have x as a
पीरियड एज अ ईयर, यहाँ पे हमको सालाना बेसिस पे ड्यूरेशन का या पीरियड की बात जो कर रहे हैं हम, दैट इज गोइंग टू बी द पीरियड एज अ ईयर. So x is going to be assumed as years. Now we are going to consider द चेंज वाला स्टेटमेंट. देखो यहाँ पे बोला है मशीन एक्स ईयर ओल्ड, बोला तो ईयर में दिया ही है, दैट इज अ एज ऑफ मशीन. You can also write like that, age of machine. And very importantly, this is changing, that means the value is changing. So value is changing as years changes, और years हम जितने आगे बढ़ते हैं उसके आधार पे. सो दैट इज dv by dx, dv by dx ये हमको मिलता है इससे. तो क्या दिया है आपको, 2200 इंटू x माइनस 10, ये आपको अवेलेबल किया हुआ है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन में से मिल रहा है. क्या मिला, तो कि ये डेरिवेटिव का आपको स्टेटमेंट मिला है, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मशीन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टाइम, दैट इज टाइम इज इन द बेसिस ऑफ ईयर. चलिए अब हम इसको x को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज x का पैरामीटर उधर है, साथ में ले लेंगे उसको. और v वाले टर्म का कोई इधर है तो यहाँ पे रखेंगे, अदरवाइज v को तो एज इट इज रहना है, उसमें कोई है ही नहीं. सो dv इज गोइंग टू बी रिमेन हियर, single term at dv, and 2200 into x minus 10 dx totally will appear there. Now वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट, बिकॉज देखो dx के साथ x वाला टर्म आ चुका है और कोई इधर v वाला टर्म तो है नहीं की. सो इंटीग्रेटिंग that is integration dv, that is 1 dv you can say, is equals to integral 2200 into x minus 10 dx. This is what the integration, the one का integration with respect to v, that is v is equals to 2200 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन जो लागू होगा x को, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस 10 का इंटीग्रेशन 10x प्लस c. दिस इज व्हाट योर प्रॉपर इंटीग्रेशन विच इज डन. एंड नाउ इसका जो वैल्यू के टर्म में मेरे को ये पूरा इक्वेशन मिला, उसमें c अननोन है. अब जरा देखो, आपको टेबल बनाने की इच्छा है तो आप टेबल बना लीजिए. टाइम के लिए t है और वैल्यू के लिए v है. इनिशियली द वैल्यू इज योर 0, देखा ना, टाइम के लिए t जब ये स्टार्टिंग में 0 तभी स्टार्टिंग की ओरिजिनल वैल्यू वर्थ रुपीज 1,20,000 है. 1,20,000 जो है, दिस इज व्हाट द स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू. ये आप लोग सब्सटीट्यूट करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. सो व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, योर v इज इक्वल्स टू, अब यह t नहीं है, सॉरी, t के जगह पे हमने x लिखना है. t के जगह पे हमको x लिखना है, x मार के रखिए हेडिंग में भी. सो यहाँ पे आपका t का वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू, x से टाइम बोला है, ईयर है ना. x इज इक्वल टू 0, योर वैल्यूएशन इज गिवन एज 1,20,000 इन द क्वेश्चन, वो हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो v 1,20,000 इज इक्वल्स टू 2,200 इंटू 0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 10 इंटू 0, ये टोटली ब्रैकेट 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग ये 0 हो जाएगा. सो योर ओरिजिनल यहाँ पे जो प्लस सी जो है ना, प्लस सी, वो सी का वैल्यू मिल जाना है. देयरफॉर 1,20,000 इज इक्वल्स टू 2,200 इंटू 0 माइनस 0 प्लस सी, ये 0 इंटू माइनस 0 0 0 इंटू 2,200 अगेन 0, देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी 1,20,000. ये सी की वैल्यू जो मिली है. अच्छा, ये ऊपर जो हमको मिला था वैन के ऊपर जो हम लोगों ने इतना लाया, उसको नंबर 1 करके रखेंगे, उसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो पुट सी इज इक्वल्स टू 1,20,000 इन नंबर 1. सो नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 2,200
into bracket x square upon 2 minus 10x plus 1,20,000 ये आपको मिला है। अब इसको सोल्व करके लीजिए, 1,20,000 इसको सोल्व करके लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई होता है तो ऐसा ही रखिए। अभी हमको x की और v की वैल्यू का कॉम्बिनेशन आगे कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, देखो क्योंकि सेकंड कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ लिखेंगे ना टेबल में, तो आगे पढ़ते हैं। तो ओरिजिनली वॉज 1,20,000 एंड व्हेन एंड हाउ मच विल बी वर्थ व्हेन इट इज 10 years ओल्ड। तो जब भी x की वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ ईयर्स है ना, ये ईयर्स का आपको इन्फॉर्मेशन 10 ईयर का है, तभी उसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको ढूंढना है। तो अभी आप सोच लीजिए x की जगह पे मैं इधर रख देता हूँ 10, तो मुझे डेफिनेटली ये v की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैं पुट x इज इक्वल्स टू 10 रख देता हूँ टू गेट v as per this particular combination given in the question. So v is equals to 2200 into 10 square upon 2 minus 10 into 10 plus 1,20,000. V is equals to 2200 into 10 square 100 upon 2, that is 50, minus 100 plus 1,20,000 plus 1,20,000। तो भाई साहब कैलकुलेट करके लेंगे, इस 2200 मल्टीप्लाई बाय -50 प्लस 1,20,000। सो दिस इज गोइंग टू बी v इज इक्वल्स टू, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे, -11,000 प्लस 1,20,000। therefore v is equals to, ये आप करिए 1,20,000 माइनस 1,10,000, इट इज गोइंग टू बी 10,000, पॉजिटिव 10,000। तो स्टूडेंट्स आपका जो वैल्यू हुआ ये 10 साल में इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी शायद लिया है, मैंने देखा शायद अपने एक्सरसाइज में ऐसा मशीन वाला क्वेश्चन किया था क्या, देखो है ना, इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे तो। अब क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा दिया है, हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा भाषणबाजी ज़्यादा दिया है ना, वो उन लोगों को देने की ज़रूरत पड़ती है, उन लोग देते हैं, हमको तो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। वी कैन डायरेक्टली गो थ्रू विद दैट इंफॉर्मेशन एंड वी कैन सॉल्व। सो यहाँ पे पॉपुलेशन जो हो गया 10 साल के बाद 10,000 हो जाएगा, ये अपने को लास्ट में कमेंट लिखना है। सॉरी, दिस इज नॉट पॉपुलेशन, दिस इज अ वैल्यू ऑफ मशीन हियर। सो hence the value of machine will be 10,000 after 10 years। और एक बात ध्यान रखो, ये और काम सस्ता इसलिए भी हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें दो ही कॉम्बिनेशन दिया, दो कॉम्बिनेशन में तो एक कॉम्बिनेशन दिया और दूसरे में तो फाइंड करने का था, है। अभी मैंने जो एग्जांपल आपको एक्सरसाइज का रिवाइज कराया इसके पहले, उसमें आपको ऐसा 3 वैल्यू दिया था, ये देखो ना साइड में मैंने ये रखा ही है खुला। सो व्हेन यू डिड दिस क्वेश्चन, in that we had seen that the value we substitute is 0 as and for 40,000, 40 and 60,000, and then लास्ट में 60 के सामने क्या निकालना था वो हमने बाद में फाइनली ढूंढा है। तो दो कॉम्बिनेशन आपको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ा, समझ में आ रहा है? सो ये हो गया आपका इस तरह का क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो हम बहुत ही कॉमनली हम लोग ये प्रोसेस यूज करके इसको करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट, इसमें कुछ आपको और पूछना है तो बात करिए, और नहीं तो मैं एक आधा क्वेश्चन और लेके आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। टेल मी फ्रॉम योर साइड।
टेल मी फ्रॉम योर साइड। बोलिए आपके तरफ से कुछ। हेलो सर। बोलिए, बोलो सर शुभम। वो -11,000 प्लस 1,20,000 है ना सर, वो 11,000 के बदले 1,10,000 आएगा। 1,10,000 लिखा है? अच्छा, क्या लिखा है? 11,000 लिखा है ना। हाँ, 1,10,000 आएगा। बराबर। अच्छा ध्यान गया भाई। भाई बाकी के लोगों का ध्यान ही नहीं है। क्या भाई तीर्थ, हाँ सर। ये तुम लोग सब लोग मेरे को ये लास्ट क्लास का चैप्टर रिपीट करवा रहे हैं जो अभी खत्म हुआ है। बोलो, मेरे को भी बहुत ताज्जुब लग रहा है। पहले ये पहला साल ऐसा है तो पहला लास्ट को जो चैप्टर कंप्लीट किया वो पहला मुझे रिपीट करा रहे हैं रिवीजन में। जो भी बोला होगा, चलो कोई बात नहीं, तो लेना था तो लेना ही था। कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं हम। और कोई क्वेश्चन ले लूँ क्या भाई? तुम लोग बोलेंगे नहीं ना भाई? तुम लोग को क्या। पॉपुलेशन का एक ले लूँ क्या, या बैक्टीरिया का ले लूँ, या ऐसा कोई? अच्छा मैं डीके का ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा। डीके, डीके समझते हैं ना? मैंने ऐसे एक्सप्लेन भी किया थ्योरी में। या तो कभी कभी क्या होता है, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है ना, वो या तो इंक्रीज होता है या तो कम कम होते जाता है ना। तो ये क्वेश्चन, और भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इसमें। अच्छा हो गया मेरे को ये डीके का दिमाग में आ गया। ये क्वेश्चन में तुम लोगों को डिक्रीज करने के लिए बोला ना, लेकिन अपने को चेंज ऑलरेडी ये दिया ही है। डेरिवेटिव ऑलरेडी इसमें दिया ही था, है ना। डेरिवेटिव ऑलरेडी दिया था। चलिए मैं डीके का क्वेश्चन ले लेता हूँ। और इसलिए वो प्रोपोर्शनल वाला इधर साइन नहीं आया है ना। साइन इधर प्रोपोर्शनल, क्योंकि क्वेश्चन में वो बोला नहीं, डायरेक्टली डेरिवेटिव दे दिया करके। हम लोग एक डीके का क्वेश्चन लेते हैं, आपको मजा आएगा। अच्छा, उससे पहले और एक क्वेश्चन मैं इस तरह का ले रहा हूँ जो डीके के बेसिस पे है ना। देख लो, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। टेक डाउन, ये बाहर का क्वेश्चन है, लिख लो। सेकेंड क्वेश्चन, द रेट ऑफ डीके of a radioactive element radioactive element
at time t, is proportional to its mass, मतलब वजन जो है, at that time the original mass of 800 grams will decay into its mass of 400 grams after 5 days. 400 grams after 5 days. Find the mass remaining. Find the mass remaining after 30 days. मतलब वजन कितना बचेगा रिमेनिंग, मतलब आपको वो वजन कितना बचेगा वो ढूंढना है। अब आप जरा प्रॉपरली समझ लेंगे, डीके का क्वेश्चन है, बोला है कभी डिप्लीट होता है ऐसा बोलते हैं, कभी अलग अलग शब्द का हम लोग उपयोग करते हैं, हमने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं एक्सरसाइज में भी, ये ध्यान रखना आप लोग। सो अंडर सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेंशन लेट x represents the amount of material present। अभी यहाँ पे जो भी उसके अंदर वो मास जो भी है, जिसके भी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मास जो उसके अंदर होगा, that is represented here। the amount of mass and t be the time, चलिए अब अपने को मालूम है कि ये जो रेट ऑफ डीके है, मतलब द चेंज विच इज हैपनिंग, वो प्रोपोर्शनल है टू इट्स ओरिजिनल मास। देयरफॉर सिंस ये स्टेटमेंट लिखना है तो लिखो, सिंस change in mass is proportional to its original mass, therefore dx upon dt है ना, as time is going and the time is passing, the mass is reducing, so the change in the mass, that is in the x, with respect to change in time, is nothing but the proportional to this original mass. That original mass is what? Proportional to this mass at that time, है ना, proportional to the mass at that time। तो उस समय जो टाइम होगा उस पे उसका ये प्रोपोर्शनल होना है। अब हम लोग उसको कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे प्रोपोर्शनल, लेकिन ये माइनस करते हैं हम बिकॉज ये डिक्लाइन हो रहा है ना,
देखो आपने जो क्वेश्चन क्लास वर्क में किया होगा उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो माइनस डीके वाला क्वेश्चन आपने कभी किया है, किस कॉन्टेक्स्ट में किया है, मुझे भी अच्छा रहेगा आप लोगों को समझाने के लिए, आपको भी याद आ जाएगा एम इंटू से। ये रहा देखो माइनस के, तो ये पहला मैं इधर अब मैं कांस्टेंट एज्यूम करूंगा, तो dx by dt is going to be equals to माइनस के टी, माइनस के टी, बराबर है ना। तो अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, dt को t के साथ ले लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन, ये dx इधर ही रहने देते हैं, माइनस के टी डी टी। अब हम इंटीग्रेटिंग करते हैं, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल dx इज इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रल टी डी टी, x इज इक्वल्स टू माइनस के टी का इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, वन टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, इधर वन डी एक्स है ना, कुछ नहीं है तो वन डी एक्स, वन डी एक्स। और रहा क्या, तो टी टू को इधर लेना है, तो टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के टी स्क्वायर प्लस सी। तो इसमें दो अननोन हो गए, एक तो के और एक तो सी। तो पहले हमको ये के और सी का दोनों का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सा वैल्यू हमको रखना पड़ेगा, तो आगे पढ़ते हैं, द proportional to its mass at that time, the original mass of 800 grams will be decayed to its mass of 400 grams, ओरिजिनल मास ऑफ 800 ग्राम। तो पहले सबसे शुरुआत में 800 ग्राम का उसका वजन है, ऐसा ये बता रहा है। तो ये आपको सब्सटीट्यूट करना है, दिस यू हैव टू सब्सटीट्यूट।
ये जरा यहाँ पे जरा वापस से अपन ध्यान में लेते हैं। चेंज इन द मास इज प्रोपोर्शनल टू इज ओरिजिनल मास, तो यहाँ प्रोपोर्शनल टू टी आएगा, टी नहीं आएगा, ओरिजिनल मास आएगा। ओरिजिनल मास क्या है, अमाउंट ऑफ मास एक्स, एक्स आएगा। इसको जरा अभी अपने को रिवाइज करके लेना है। देखो क्या हो जाएगा फिर, इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब एक्स को उधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ जरा इसको मैं दोबारा आगे कर रहा हूँ, जरा समझ लो मैंने जो किया है। राइट हैंड साइड में एक्स लेना है बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल मास, ओरिजिनल मास दैट इज एक्स। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब हम इंटीग्रेटिंग करते हैं, इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस के इंटीग्रल डी टी लॉग एक्स डी एक्स माइनस के डी टी, 1 डी टी है तो टी प्लस सी। अब एक वापस वही ट्रैक पे मैं आ गया हूँ कि सी का वैल्यू और के का वैल्यू दोनों अननोन है। अब जरा क्वेश्चन में देखो तो क्या सब्स्टिट्यूट करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बोला था ओरिजिनल मास इज 800 ग्राम। when t is equals to 0 ओरिजिनल x मास इज 800। तो ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, सो log 800 ये dx तो हट जाएगा यहाँ से, log x इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू ज़ीरो प्लस सी। तो ये हो जाएगा, ये के तो हट जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई कर तो सी का आंसर मिल जाएगा log 800। इजीली ये सी का वैल्यू मिल गया। अब इसको नंबर 1 करके छोड़ो ऊपर, ये log x इज इक्वल, तो उसमें आप सी का वैल्यू रखेंगे। तो पुट सी इज इक्वल्स टू log 800 इन इक्वेशन नंबर 1। तो log x इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस log 800। अब ये log वाले टर्म्स को एक साथ लेके आइए, तो log x माइनस log, इससे अच्छा है वो उधर ले ले, राइट हैंड साइड ले लो उसको, और ये माइनस के टी को इधर ले लो, के टी प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू log 800 माइनस log x। तो के टी इज इक्वल्स टू log 800 अपॉन x, log m अपॉन log n का रूल, log m अपॉन n दैट इज log m माइनस log n। ठीक है, अभी तुम देखो, तुमको जो कोई आगे का वैल्यू दिया है, इसको नंबर चाहिए तो सेकंड करके रखेंगे। अभी तुमको नेक्स्ट क्या वैल्यू दिया है, इट्स मास ऑफ 400 ग्राम्स आफ्टर 5 ईयर्स, तो कि 5 साल में उसका 400 ग्राम हो गया। तो टी इज इक्वल्स टू 5, देन एक्स इज 400। तो ये पुट करेंगे तो k इंटू 5 इज इक्वल्स टू लॉग 800 अपॉन 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5k इज इक्वल्स टू log 2, और k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/5 log 2। और इसको लेना है तो इस तरह से ले सकते हैं log 2 raised to 1/5। ठीक है, अभी k की वैल्यू जो है वो सेकंड में रख देंगे, पुट k इज इक्वल्स टू log 2 raised to 1/5 इन, या अपना को 5/5 इंटू log 2 भी छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, इन नंबर 2। तो नंबर 2 में से अपने को क्या मिल जाएगा, k इंटू दैट इज, ये k की वैल्यू आप लेकर रख ले 1/5 इंटू log 2 इज इक्वल्स टू log 800 अपॉन x। अच्छा ऊपर ले ही जाएंगे तो log log कट हो जाएगा,
So log 2 raised to 1 by 5 is equals to log 800 upon x. तो log एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 raised to 1 by 5 is equals to 800 divided by x. Therefore x is equals to 800 divided by 2 raised to 1 by 5. अब इसको किससे सिंप्लीफाई करना चाहिए, ये थोड़ा तुम लोग समझना पड़ेगा कि पावर में है 2 रेस टू 1/5 जो पावर में है, और वो भी डिनोमिनेटर में है। तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 0.2 ना। 2 रेस टू 0.2, इसका कोई अभी इस तरह से पावर सॉल्व नहीं होगा, ऐसे ही रखो एट प्रेजेंट, है ना, ऐसे ही रखो। तो बस x की वैल्यू मुझे मिली है यहाँ पे, जो x की वैल्यू जो मिली है मेरे को, अभी इसके आधार पे ये मालूम हो गया कि जब भी 400 ग्राम था तभी, बराबर है, आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 5 डेज मतलब t इज इक्वल टू 5, हमने सब्स्टिट्यूट किया ये दोनों, t इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 400, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब आगे उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज। तो अब ये व्हेन t इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे t कहाँ पे अपना बचा है, देखो जरा, हमने ये सब्स्टिट्यूट किया ना k की वैल्यू सेकंड में, तो सेकंड में यहाँ पे k इंटू टी रह गया ना, टी लिखा नहीं मैंने, 1/k की वैल्यू क्या है, लॉग 2 रेस्ट में, तो यहाँ पे टी रह गया मेरा ना सब्स्टिट्यूट करने का, तो टी यहाँ पे आएगा ना मल्टीप्लीकेशन में, तो टी यहाँ पे बचा रहेगा टी। तो इसको आप इस तरह से नहीं लिखें, फिर इसको इधर ही कंक्लूजन करके छोड़ दो, इसको नंबर थर्ड दे दो, थर्ड। तो अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट करो, t इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू आपको मैं ढूंढने का है, तो 2 रेस टू 1/5 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 800 अपॉन x। देयरफॉर 2 रेस टू 1/5 जो है ना, उसको अपन x को पहले इधर ले लो, या तो अपने को तो x की वैल्यू ढूंढनी है, तो 2 रेस टू 1/5 जो है, 2 रेस टू 1/5 जो उधर जाएगा तो वो फिफ्थ रूट हो जाएगा। तो अपन एक क्या काम करते हैं, ये ऐसा फिफ्थ रूट है 2 का, तो बोथ साइड में क्या करता हूँ, पावर 5 कर देता हूँ, टेकिंग पावर 5 बोथ साइड्स। इससे कुछ नहीं होगा, ये खाली कैंसिल हो जाएगा इसका फिफ्थ रूट 2। इसको इधर ले लो, x रेस टू 5 इज इक्वल्स टू 800 अपॉन 30 होल रेस टू 5, और अपॉन में खाली आ जाएगा 1/2, 1/2, x रेस टू 5
इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एट हंड्रेड रेस टू फाइव, इसको सिंप्लीफाई करना हो या इधर से आप इसको x की वैल्यू ढूंढ सकते हो, अदरवाइज नॉट टेकिंग पावर 5 उसको हिसाब से नहीं जा रहे हैं तो आपका x का वैल्यू क्या मिलेगा। खाली इतना तो आप डिवीजन कर सकते हैं ना, यहाँ से इतना आप लोग शिफ्ट करते हैं तो देखो यहाँ से मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 2 रेस टू 1/5 एक्स इधर ले लेते हैं, इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा। इतना कर पाएंगे, इतना कर पाएंगे। और फिफ्थ रूट ऐसे तो उधर नहीं अपने को लेने मिलेगा। या तो आप लॉग का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बस ऐसा ही छोड़ देंगे और क्या करेंगे, क्योंकि इसमें आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसको। तो x इज इक्वल्स टू 80/3 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 2, दैट्स इट। और ये जो x की वैल्यू मिली है दैट इज ग्राम्स, ग्राम्स बराबर है। सो वी कैन कंक्लूड हियर, उसका आप स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ढूंढ पाएंगे बिकॉज दिस फिफ्थ रूट ऑफ 2 जो है दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सिंप्लीफाई फर्दर, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक डीके का क्वेश्चन हो गया। डीके में है कुछ नहीं करने के लिए, खाली वो माइनस लगा देना है, माइनस लगा देना है। दैट इज व्हाट दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन फॉर डीके। और क्वेश्चन में ध्यान रखने का, ऐसे हमने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया, उसमें भी हमने देखा, लेट मी रिपीट दैट क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज में लिया है।
डीके का क्वेश्चन आगे भी आया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए मैंने लिया है। देखो, ड्यू टू इंटरनल डिस्प्यूट कंपनी शेयर प्राइस इज गोइंग डाउन बोला तो डीके आ गया। रेट ऑफ फॉलिंग प्राइस ऑफ शेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस, है ना, directly proportional to its price is market, and the original price of rupees 12 per unit reduces to 6 per unit in 4 days. Find the price after another 4 days. बस ये सिंपल इसी टाइप के नेचर का क्वेश्चन हुआ, खाली इधर क्या लॉग वगैरह कैलकुलेशन में आ गया, इसलिए वो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होना आगे का हो गया। देखो, तो प्राइस जो है वो पर यूनिट शेयर का दिया है जो टाइम टी के हिसाब से, dp by dt प्राइस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू t इज प्रोपोर्शनल टू p का कांस्टेंट माइनस के अज्यूम कर देंगे क्योंकि डीके है, मतलब इट इज रिड्यूसिंग शेयर प्राइस, सो माइनस के पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा। बस अलग अलग करो, इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन निकालने के बाद आ गया लॉग पी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। अब आपको पहले स्टार्टिंग का वैल्यू, मैं ऐसे टेबल बना लेता हूँ, आपको मालूम है, तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 एंड पी इज इक्वल टू 12, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा। सी का वैल्यू फर्स्ट में रख देना है, सेम प्रोसेस, सी का वैल्यू रख दिया तो उसका आपको ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। फिर आपको सेकंड ऑप्शन रखने का, टी इज इक्वल टू 4 एंड पी इज इक्वल टू 6, ये रखेंगे तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। के की वैल्यू मिलने के बाद आपने के का वैल्यू सेकंड में रख देना है। के का वैल्यू सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको लॉग पी इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी, टी इज 1/4 माइनस, है ना, माइनस 1/4 log 2 इंटू टी प्लस log 12। ये किस में रखा हमने, 2 में, के की वैल्यू जो है ना वो 2 में रख दी। तो फाइनली ये आपको जो वैल्यू मिल रही है, ये थर्ड इक्वेशन मिल गया आपको। और इसमें आप अभी टी की वैल्यू, लास्ट जो ऑप्शन है अपने को रखना है, व्हेन टी इज इक्वल्स टू 8, टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, उसके हिसाब से आपको फाइनली पी की वैल्यू मिल गई ₹3, मतलब फाइनली 4 दिन के बाद उसका प्राइस ₹3 हो जाएगा। ये डीके का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये डीके का क्वेश्चन है। क्लास वर्क में बहुत ये अच्छा, ये अपन ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिया है, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। और मैंने अभी भी ये डीके का क्वेश्चन लिया, इन द सेम फैशन वी हैव सॉल्व्ड, ये ध्यान रखना। चलो, आपका कुछ डाउट हो तो पूछो, मैंने मेरे तरफ से पूरा कंप्लीट कर दिया है, अभी कुछ टाइप रहता नहीं है, नथिंग इज लेफ्ट आउट फ्रॉम माई साइड। अरे क्वेश्चन मैंने ये टफ ले लिया, वैल्यू फाइंड आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकुलेशन में ध्यान रखने का, वो टेबल चाहिए तो बना लेने का, एक के बाद एक कांस्टेंट मिलेगा, फिर अपने को दूसरा कांस्टेंट मिलेगा, दोनों कांस्टेंट मिल जाएगा तो वो उसका पेट भर जाएगा, उसमें पूरा अपने को टी और एक्स के टर्म में आ जाएगा। टी और एक्स के टर्म में आने के बाद एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए टी की वैल्यू रख देंगे तो एक्स मिल जाएगा। बस यही पैटर्न होता है। देखो ना, स्टार्टिंग में हमने चेंज इन द मास proportional to, that means dx by dt is proportional to x, और माइनस के इसलिए यहाँ पे बाजू में लिखना है तो लिखना, बिकॉज दिस इज द मास विच इज रिड्यूसिंग डीके, है ना। सो माइनस के एक्स, उसको अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो 1/x का log x, के का कांस्टेंट माइनस बार जाएगा माइनस के, और फिर dt का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 1t प्लस सी, 1 dt होता है ना, प्लस सी। और फिर हम लोग वो टेबल का वैल्यू रख देंगे। पहला वैल्यू अपने को दिया है, एट ओरिजिनल mass is 800 grams, original mass that at the starting the time is going to be 0, x is 800, बस ये सब्स्टिट्यूट करा है हमने, log 800 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू log 800 मिल गया, log 800 मिल गया।
अभी फर्दर मतलब ये log c का जो c का वैल्यू log 800 मिला वो हम लोग फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट में रखने पर मेरा ये इक्वेशन हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस log 800। ये हो गया। इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे कि log की वैल्यूज को एक साथ लेके जा रहे हैं, है ना। log 800 माइनस log x को एक साथ लेके आए हम, और माइनस के टी को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, प्लस के टी हो गया। तो के टी इज इक्वल टू log 800 माइनस log x के हिसाब से log m माइनस log n का रूल ये लागू किया। इसको हम नंबर सेकंड पकड़ लेंगे। अब हमको नेक्स्ट क्या बोला है कि will decay into its mass of 400 grams after 5 days। तो t is equals to 5, t is equals to 5 और x is equal to 400, ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो t के जगह पे 5 और x के जगह पे 400, तो log 800 अपॉन 400 log 2 आ जाएगा और ये 5k हो जाएगा। अब ये k की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, अरे ये k का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आया है, एक्चुअली k का वैल्यू क्या मिलेगा, है ना, 1/5 log 2 बराबर है, 1/5 log 2। इसके बाद यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, एंड देन बस वो 1/5 ऊपर जाएगा, log 2 रेस टू 1/5, log 2 रेस टू 1/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया हमने, चलिए एक बात इधर से हम लोग देख लेते हैं, के इज इक्वल टू लॉग 2 रेस टू 1/, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते तो क्या हो जाएगा, 2 रेस टू 1/5 इज इक्वल्स टू 2 रेस टू के। तो यहाँ से ना के की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/5। देखो ये टेक्निक भी मैं यूज़ कर सकता था, कि जिसमें कि ये हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया, लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सो दिस इज व्हाट वी कैन क्रिएट। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया और ये लॉगरिदमिक फॉर्म हो गया, लॉगरिदमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कैसे लिखा हमने, 2 रेस टू 1/5, इसका बेस सॉरी ई है, सॉरी इसका कुछ बेस नहीं तो ई है, सो दिस इज ई, ध्यान रखो। तो ये बेस जो जाएगा ना वो ऐसा हो जाएगा, ई रेस टू के हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ई रेस टू के हो जाएगा। अब ये ई रेस टू के को हम कंटिन्यू करते हैं तो ये नहीं आएगा, एक मिनट, इसका वैल्यू नहीं आएगा ये। तो ई रेस टू के ये आया। अभी पुट इसमें क्या कर सकते हैं हम, इधर नंबर 2 वाला क्या है, या बस, तो ये कोई पॉसिबल नहीं है, के का वैल्यू यही लाना ही पड़ेगा लॉग वाले टर्म में, ई की तो जरूरत नहीं, ठीक है बेस में नहीं है तो कुछ भी। फिर हमने क्या किया, ये के की वैल्यू log 2 रेस टू 1/5 इसमें सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करा, तो 1/5 इंटू log 2, टी की वैल्यू, टी तो ऐसे ही रहेगा, log 2 रेस टू 1/5 टी इज इक्वल टू log 800 अपॉन एक्स, ठीक है। अब हमको इसको लॉग कैंसल,
लॉग यहाँ से जो हुआ ना एक्चुअली कैंसिल नहीं हो गया, एक्चुअली ये गलत किया अपन ने। सी, ये स्टेप मिटा दो। क्या हुआ था एक्चुअली, देखो दिखाने दो मेरे को क्या गलती की अपन ने। दोनों साइड से लॉग कैंसिल हो गया ना, ऐसा दिखाया ना मैंने। अगर ये कैसे दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है, लॉग लॉग तभी कैंसिल हो सकता है भाई, यहाँ टी भी पड़ा है ना, तो टी का सेटलमेंट करना पड़ेगा ना अपने को। बिना टी को सेटिंग किए आई कांट कैंसिल दैट लॉग। तो ये क्या करना पड़ेगा अपने को, फ्रॉम राइट फ्रॉम हियर वी नीड टू अगेन मॉडिफाइड। तो क्या हो जाएगा, लेट मी रीस्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप। तो टी को यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्टार्टिंग में, टी log 2 raised to 1/5 इज इक्वल टू log 800 अपॉन एक्स। अब ये ऊपर जाएगा m log n, तो log 2 raised to t/5 है ना, इज इक्वल टू log 800 अपॉन एक्स। अब यहाँ से दोनों साइड से log कैंसिल होगा, एलिमिनेट होगा, 2 raised to t/5 इज इक्वल टू log 800 अपॉन एक्स। इसको अपन नंबर थर्ड लेते हैं। और अब अंतिम वाला जो स्टेप है वो करेंगे सब्स्टिट्यूशन का। फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 days। तो टी इज इक्वल टू 30, नाउ टी इज इक्वल टू 30, एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन में therefore 2 raised to 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू, अरे लॉग तो दोनों साइड से क्या हुआ है, कैंसिल हुआ ना, इधर लॉग लिखने का मतलब नहीं, सॉरी, दैट इज 800 अपॉन एक्स। देखो ये वैल्यू मिलना चाहिए अभी 6 therefore 2 raised to 6 is equals to 800 upon x। Therefore x is equals to 800 divided by 2 raised to 6। what is 2 raised to 6? क्या होता है, 64 होता है क्या, 2 raised to 6, 8 8 12.5 कितना आया, 12.5। ये हो गया ग्राम्स। मैं अपना मिस्टेक था थोड़ा बहुत, मैंने करेक्शन किया, मेरा थोड़ा इधर लिखने में गड़बड़ था, दैट आई रेक्टिफाइड। लेकिन समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ तुमको पूछने का है तो करो बात, नहीं तो मैं इधर एंड करता हूँ, या आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर लेना है वो बोलो। मैं प्रीलिम्स लेने की तैयारी में आ गया हूँ, सबका कॉलेज एग्जाम खत्म हो गया होगा आई गेस। सो फ्रॉम नॉट कमिंग संडे, उसके बाद वाला संडे कौन सा तारीख आता है, उस तभी से मैं प्रीलिम की तैयारी में जुट चुका हूँ। उनको टाइम टेबल भी जल्द ही मिल जाएगा, विद इन कपल ऑफ डेज। समझ में आया रिया? हाँ सर। हाँ, जरा आज का ये क्वेश्चन को बराबर से लिखा होगा आई होप, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा यहाँ करेक्शन हुआ। आप लोगों ने किसी को भी कुछ पूछने का तो बात करो, क्योंकि मैंने रेक्टिफाई करा तभी से सबने बराबर लिखा कि नहीं, वो मुझे थोड़ा कंफर्म करना है। सब लोग जरा बराबर लिख लीजिए, इसको वापस कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेना है, स्तुति? सर जो भी लेना है। सॉरी,
वापस बोल दो, मेरे को समझा नहीं। सर कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगा। देवंश्री को कौन सा लेना है? सर कયું પણ ચાલશે। कहीं पण चालते। तीर्थ। चलेगा कोई भी। बोलो। हैथ। क्रिश। ऐसे सर कोई भी। आर्या। कोई भी चलेगा। दिया। कोई भी चलेगा सर। बोलो कोई भी चलेगा। कौन रहता है? मेहुल। कुछ लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। तो सौरभ। मैट्राइसिस ले लो। मट्राइसिस। ठीक है, मट्राइसिस ले लेते हैं। तेरा खुद पहले रिपीट कर लेना। हाँ सर। संडे भी है बीच में, अच्छा है। तुमको एग्जाम का भी थोड़ा शेड्यूल डाला है। ठीक है, मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।